भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान जैसा देश सीज फायर करवा सकता है तो फिर भारत क्या कर रहा है। को देखिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है वो इस घटना की निंदा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े अधिकारी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कि हमारे यहाँ तो अंधभक्तों की कमी नहीं है जो मोदी जी को वोट देते हैं, अंधभक्तों की अमेरिका में भी कमी नहीं है। बीच पाकिस्तान युद्ध रुकवाएगा और पाकिस्तान ने इस योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के इस कदम से भारत में हलचल तेज हो गई है। भारत में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का काम कर सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कहां खड़ा है। क्या भारत के मौन ने और एक तरफा बयानों ने हमें सीज फायर की बातचीत से दूर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान सीज फायर यानी कि युद्ध रुकवाने की बात कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान बहुत संतुलन बनाकर चल रहा है। वो एक तरफ ईरान से अपने रिश्ते का और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे संबंधों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के बड़े नेताओं के बीच बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को ट्रंप से बात भी की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के संपर्क में है। दिलचस्प बात तो यह है कि शरीफ और पेजेश्कियन की बातचीत उसी समय हुई जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की अपनी धमकी को टाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े अधिकारी पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ट्रंप टीम के लोगों विटकॉफ और जेरेड कुशनर और ईरान के बीच संपर्क बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने पिछले हफ्ते रियाद में अरब देशों को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहा है। ईरान इसराइल युद्ध के बीच सीज फायर की पेशकश कर पाकिस्तान अकेला नहीं है। मिस्र, तुर्की समेत कई खाड़ी देश इस संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ईरान और ट्रंप के दूत से बात कर रहा है। मिस्र भी लगातार संपर्क में बना हुआ है। कतर और ओमान जैसे देश पहले से ही इस तरह की भूमिका निभाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की हो रही है क्योंकि वो अचानक इस खेल में मुख्य खिलाड़ी बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की ज्यादा चर्चा की भी अपनी कुछ वजह है। पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है, इसलिए वो अमेरिका का ऐसा सहयोगी है जिसे अब तक ईरान के किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। इसी कारण उसे एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा ईरान के बाद पाकिस्तान शिया मुस्लिम आबादी वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है। साथ ही पाकिस्तान के खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जिनमें पिछले साल सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता भी शामिल है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनेई ने भी हाल में ईरानी नवरोज के मौके पर अपने संदेश में पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा था कि उन्हें पाकिस्तान के लोगों से खास लगाव है। हालांकि जब अमेरिका से पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली खबर के बारे में पूछा गया तो व्हाइट हाउस की ओर से कुछ अटपटा सा जवाब मिला। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और अमेरिका कभी भी मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करता। लेकिन इस खबर पर भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जब पाकिस्तान जैसा देश सीज फायर करवा सकता है तो फिर भारत क्या कर रहा है। किसने क्या कहा, आइए देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारत की उपेक्षा है और इसके लिए पूरी तरह स्वघोषित विश्व गुरु जिम्मेदार है। जयराम रमेश ने कहा कि पाकिस्तान जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर बेहद नाजुक स्थिति में था, उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। ईरान पर हमले के 2 दिन पहले ही मोदी की इसराइल यात्रा हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बेहद विनाशकारी निर्णय के रूप में दर्ज होगी। प्रधानमंत्री की झप्पी कूटनीति की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाया कि इसराइल और अमेरिका ने पीएम मोदी को ईरान युद्ध की मध्यस्थता में क्यों नहीं बुलाया। पाकिस्तान और तुर्की को तो बुलाया है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए थे। आखिर ट्रंप कैसा दोस्त है पीएम मोदी का, इसराइल कैसा दोस्त है। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी एक्स पर लिखा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, लेकिन समस्या तो यह है कि वो बोलते ही नहीं। उनके नेतृत्व में भारत की विदेश नीति मजाक बनकर रह गई है। जिस तरह बीजेपी ने अकेले ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है, वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कुल मिलाकर पाकिस्तान की सीज फायर पेशकश की खबर ने सभी को चौंका दिया है। पाकिस्तान युद्ध रुकवा पाएगा या फिर नहीं, इस पर विशेषज्ञों की राय है कि जैसे जैसे हालात गंभीर हो रहे हैं, किसी की भी मध्यस्थता युद्ध नहीं रोक सकती। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, उससे लगता है कि दोनों देशों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। साबित हो रहा है कि पीएम मोदी की एक गलती हुई, उसके बाद गलतियों पे गलतियां होती रही और उसने सही में पाकिस्तान को एक नई जिंदगी दे दी, उसको जिंदा कर दिया नए तरीके से। और अब वो अपना रोल प्ले कर रहा है, तरीके से अपना गर्व महसूस कर रहा है, मीडिएट कर रहा है देशों के बीच में। आज तो जी, लेकिन इसकी कीमत भारत को क्या चुकानी पड़ेगी। पहले ये भारत का रोल था, अब पाकिस्तान का रोल है। नहीं, देखिए, जो मैंने कहा ना कि मॉरल लीडरशिप जो होती है, जो आपकी जो एक नैतिक आभा होती है, इन सब चीजों के समय जब आप एकदम बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव की तरीके से, एक जिसे कहते हैं कि एक बड़े नेता के तौर पर जब खड़े होकर स्टैंड लेते हैं तो दुनिया आपकी सराहना भी करती है, दुनिया आपको सुनती भी है। इसमें देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अपने आप में काफी कहानी कहता है। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत क्लोज एलाई हो गया है।
असीम मुनीर और उनके शहबाज शरीफ कई कई बार वहां ट्रंप के साथ लंच कर लंच, चुके हैं। हाँ, और उनको शहबाज शरीफ को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पाले में खड़ा करके दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर्स बताया है। तो वहां पे स्थिति को देखिए, और ये वही पाकिस्तान है जिसने जब ईरान पे हमला हुआ तो उसने इस घटना की निंदा की और उसने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान जो अमेरिका का क्लोज एलाई है, हम चुपचाप एक किनारे पर बैठ के सिर्फ लहरों को गिनते रहेंगे, तो फिर ये स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, इजिप्ट ने इनिशिएटिव लिया और तुर्की ने इनिशिएटिव लिया। तीनों इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं, तीनों देश कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म हो और अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरीके की कोई संधि बने। और फिर अपना पहला ट्वीट करने के बाद दूसरा ट्वीट भी कर दिया कि 5 दिन में एक बड़ी डील होने जा रही है साहब इसके साथ में। अरे कौन से भूत प्रेत के साथ डील करने जा रहा है ये आदमी? कौन आदमी जिसके डील कर रहा है? किसके साथ बात कर रहा है भैया आदमी? दीवारों से बात कर रहा है, छत से बात कर रहा है, दरवाजों से बात कर रहा है, खिड़कियों से बात कर रहा है क्या? सच्ची बात कहूं आपसे तो इस आदमी की सही जगह पागल खाना है। इसे पागल खाने में जाके अपना इलाज करा लेना चाहिए। जब आदमी ज्यादा पागल हो जाते हैं ना तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, बिजली का करंट दिया जाता है। आप समझ जाए, ये हालात है उसके। फिर कहता है डील भी होने जा रही है, क्योंकि ईरान डील करना चाहता है हमारे साथ, वो बात कर रहा है। यार कौन बात कर रहा है? अब्बास अराक्ची ने कह दिया, अभी स्टेटमेंट आ गया। कौन बात कर रहा है तुमसे यार ईरान की? उसे बताओ तो सही। मैं यहां बैठा हूं, प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकिन यहां बैठे हैं, हम तो बात नहीं कर रहे, मुश्तबा साहब भी बात नहीं कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है आपसे यार? ये कौन सा ऐसा गद्दार है जो आपसे बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा साहब, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां। वो जैसे वो पहले बोलते थे मेरे दादाजी के पास एक बांस था, वो तीसरे माले की छत तक जाता था। दूसरा बताया मेरे दादाजी के पास वो बांस था जो चांद तक पहुंच जाता था। तीसरा बोलेगा मेरे दादाजी की वो बांस था सूरज तक पहुंच जाता था। तो सबके दादाजी की बांस लेके बैठा हुआ है। ये सारे दादाजी की बांस जो है ट्रंप के पास है। सुबह से लेकर शाम तक आदमी झूठ बोलता है यार। ये तो शोले का डायलॉग याद आ गया, जहां पे वो अपना जगदीप होता है, कहते हैं क्या तुम सुबह शाम मेरे से झूठ बुलवाते हो बैठ के हैं धर्म, ये अपना वीरू और जय को बोलते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक ही करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसके आसपास सिर्फ कुछ जोकर इकट्ठे किए हुए हैं सारे के सारे। एक वो रूबियो है, एक दूसरा वो डिफेंस मिनिस्टर हेक्सेट है, एक स्कॉट बेसेंट है जो उसका फाइनेंस मिनिस्टर है। ये सारे के सारे साहब वहीं पे उसके आसपास बैठे रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जिले इलाही जिले इलाही जिले इलाही करते रहते हैं। साहब यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है वहां पर। और ये बेवकूफों की तरह कहानियां सुनाता है और ये तालियां बजाते हैं सारे बैठ के। यार अमेरिका इतना मूर्ख हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं आता। और ये अमेरिकन इतने मूर्ख हो जाएंगे, इतने बेवकूफ हो जाएंगे, इस समझ में नहीं आता। इतनी चमचागिरी भाई, इतनी चमचागिरी। और अब तो साहब ये क्या होता है ना कि भागने की तैयारी है ना। अब तो ये आदमी अभी भाग रहा है, ये भागने की तैयारी में। 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो गई, अब 5 दिन की डेडलाइन आ गई। हम तुम्हारे उस पर अटैक नहीं करेंगे। भैया मत करो ना, एक काम करो, करके देख लो ना। अच्छा एक बात कहनी बहुत जरूरी थी, आज शाम को इस बारे में काफी बात हुई। मरीन कमांडोज, एम्फीबियन कमांडोज ये आएंगे, ये ईरान को जीत के लेके जाएंगे। 5000 कमांडो आ रहे हैं, 6000 कमांडो आ रहे हैं। अरे भाई कमांडो का जॉब क्या है? कमांडो का जॉब क्या है? कमांडो का जॉब है किसी ऑपरेशन को अंजाम देना, किसी ऑपरेशन को अंजाम देना। कमांडो का काम होता है एक रात का, एक दिन का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, बस फिनिश और चले गए। कमांडो का काम जंग करना नहीं होता। कमांडो जंग नहीं करते मेरे भाई। कभी बैटलफील्ड में सोचो कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जंग करेंगे, नहीं, जंग नहीं करते वो। उनका एक ऑपरेशन होता है, जैसे मादुरो को उठा के ले गए एक रात में, एक रात का ऑपरेशन था, उठा के ले गए, ऑपरेशन खत्म। ये कमांडो का काम होता है। कमांडोज आर नॉट सपोज्ड टू फाइट इन द बैटलफील्ड। और ये सोच रहे हैं कि यार 6000 कमांडो बेच के 10 करोड़ का देश ईरान को जीत लेंगे। भाई मुझे तो उसकी बुद्धि पे तरस आता है। पता नहीं उसके अंदर कोई बुद्धि है या नहीं है, दिमाग है कि नहीं है, या वो समझता है कि वो ही सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि होशियार है, बाकी सारे के सारे बेवकूफ हैं। और ये जो फॉल्स फ्लैग इसने 5 डे की सीज फायर का अपनाया, ये तो मुझे इसको पकड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगा। मैंने कहा इज टेलिंग द लाइज, और कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आज रात को देखना अगली वेव आ जाएगी, ईरान की भी और इजराइल की भी आ जाएगी, वो भी हमला करेंगे, ये भी हमला करेंगे, निकल जाएगा सब पूरा का पूरा। एक्चुअली ये भाग रहा है, मैं आपको बताऊं, ही इज रनिंग अवे, ही वांट्स टू रन अवे। ये आदमी किसी का सगा नहीं है, ये कल को इजराइल को भी धोखा दे देगा, मैं आपको बता दूं, इसको भी छोड़ के चला जाएगा। यार तेरे को मरना है मर, तू मुझे कुछ नहीं लेना देना तेरे से। दैट इज द ट्रम्प फॉर यू। यानी कि जो अमेरिका ने पिछले 250 साल में कमाया, इस बंदे ने 1 साल में गवाया। कहते हैं ना रोम को बनाने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन रोम को बर्बाद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। दिस मैन इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया साहब, पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी हम कौन है? हमारा तो कुछ है नहीं साहब। हम तो बैठ के अमेरिका के गुण गा रहे हैं, हम तो बैठ के इजराइल के गुण गा रहे हैं। और जो हमारा महामानव है हमारे हिंदुस्तान का, वो तो साहब बेपेंदू का लोटा है, ना इधर का ना उधर का। हमारी भी एक तटस्थ पॉलिसी है, हम शांति के पुजारी हैं, सब बेकार की बातें हैं।
सब बेकार की बात है। सबको पता है कि आप इजराइल और अमेरिका की गोद में जाके बैठे हो। वो तो छठे दिन आपको याद आया कि यार ईरान के बिना तो काम चलेगा नहीं, तेल कहां से आएगा। जब ईरान ने इंडिया का तेल निकालना शुरू किया तब इन्होंने कहा कि तब बोला कि एम्बेसी में चलते हैं, एम्बेसी में जाएंगे और जाके थोड़ा बहुत सहानुभूति व्यक्त कर देंगे, तब हुआ है। तो उससे पहले थोड़ी हुआ था। और उसके अलावा आज मैं कश्मीरियों को भी सलाम करना चाहूंगा, हमारे कश्मीरी भाई बहन श्रीनगर के आसपास के, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए, सोना चांदी इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ईरान की एम्बेसी को दिया कि हम अपने भाई बहनों की मदद करना चाहते हैं। उनको सलाम है। ईरान की एम्बेसी ने उनको भी सलाम भेजा कि आपने जो किया हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, एंड वी विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया।